ऐसे एलील्स जो कि इस तरह के एलील्स जो पॉपुलेशन में एक से ज़्यादा डोमिनेंट हो और उसी हिसाब से फिर वो फिनोटाइप्स भी शो करें। उसके हवाले से हमने कल बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू इस तरह से हो गई थी कि अगर तो हमारे पास डोमिनेंट एलील जो है वो IA वाला है तो फिर ब्लड ग्रुप IA होगा। अगर डोमिनेंट एलील हमारे पास IB वाला है तो ब्लड ग्रुप B होगा। अगर हमारे पास एक ही पर्सन में जो पेयर ऑफ जीन है उसमें दोनों डोमिनेंट एलील आ गए हैं, पॉपुलेशन में 2 डोमिनेंट एलील हैं लेकिन वो दोनों एक ही पर्सन में जमा हो गए, तो वो दोनों अपना कैरेक्टर शो कर देंगे। और अगर उस पर्सन में कोई भी जो है वो डोमिनेंट एलील नहीं आया तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा O और उसके ब्लड पे, उसके ब्लड सेल पे कोई भी जो है वो आइडेंटिटी टैग नहीं होगा, यानी उसके ब्लड सेल पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा जिसकी वजह से उसके ब्लड सेल को हम O कहेंगे। ठीक है, यहां तक तो जो है वो हमने बात कर ली थी कि व्हाट डिफाइंस द ब्लड ग्रुप, व्हाट डिफाइंस द ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये यहां तक तो हमारी बात हो गई थी, क्योंकि ये तो जो है वो ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए उसकी जेनेटिक्स की बात होगी ना, मल्टीपल एलील्स करते क्या है। यानी आपका जो मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिकली यहां खत्म हो गया, जो मल्टीपल एलील्स की वर्किंग होती है। लेकिन उसके बाद जो है वो एक और सब टॉपिक शुरू हो गया असल में, जो होता है ब्लड डोनेशन का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन इसको मैं एक अलग अंदाज से पढ़ाया करता हूं। मल्टीपल एलील्स यहां पर खत्म हो गए। मल्टीपल एलील्स की मिसाल आपको यहां पर मिल गई है। मल्टीपल एलील्स को आपने एक सैर हासिल गुफ्तगू में ये समझ लिया है कि मल्टीपल एलील्स जो हैं वो किस तरह से वर्किंग करती हैं। बट व्हाट अबाउट ब्लड डोनेशन? अगर आप कहते हैं कि A ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट टू B, ठीक है, कि A ब्लड ग्रुप जो है वो B को डोनेट क्यों नहीं कर सकता, डोनेट टू अ पेशेंट विद ब्लड ग्रुप B। ठीक है, तो ये एक जो है वो प्रॉब्लम डेफिनेटली है। यहां से अब हमने जो है वो ये बात समझना शुरू करनी है, क्योंकि हमने जब एक दफा ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स बना ली तो अब हम ये देखना शुरू करेंगे कि आप उसको डोनेट क्यों नहीं कर सकते। उसकी वजह है, देखिए यहां पर मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूं। सबसे पहला कॉलम बनाऊंगा ब्लड ग्रुप का, ठीक है, उसके बाद उसकी मैं एक्सपेक्टेड जीनोटाइप का कॉलम बनाऊंगा, उसकी एक्सपेक्टेड जीनोटाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद हम उसका कॉलम बनाएंगे कि उसके अंदर जो है वो एंटीजन कौन सा होगा। तो ये इतना टेबल, हमने एक कॉलम और भी बनाना है लेकिन वो कॉलम जो है वो मैं अभी नहीं बनाऊंगा। पहले आप लोग मेरा ये टेबल बनाने में जो है वो साथ देंगे कि ये टेबल जो है वो कैसे पूरा होगा। ठीक है, हमने 4 कॉलम बनाने हैं। जी बेटा, सबसे पहला जो कॉलम है वो ब्लड ग्रुप है। हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? ऑब्वियसली 4 टाइप्स के हमारे पास ब्लड ग्रुप हैं। इसमें A B और O, ठीक है, 4 जो है हमारे पास जीनोटाइप्स हैं। इन जीनोटाइप्स में मुझे ये बताइएगा कि A की कौन कौन सी एक्सपेक्टेड जीनोटाइप हो सकती है। अव्वल तो इसी शीट पे मुझे ये टेबल नहीं बनाना चाहिए था। A की एक्सपेक्टेड जीनोटाइप, जी बच्चे जल्दी से। हाँ जी, किसी को नहीं पता A की एक्सपेक्टेड जीनोटाइप? ये सामने लिखा हुआ, क्या नालायक हो सारे। A की एक्सपेक्टेड जीनोटाइप IA स्मॉल IB स्मॉल I। इसकी एक्सपेक्टेड जीनोटाइप सिर्फ IB, और इसकी जो एक्सपेक्टेड जीनोटाइप है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल I हो सकती है। अब ये एंटीजन कौन से बना रहे हैं? कल भी मैंने आपको कहा था कि जीन जो एलील है वो कौन सा है बेटा? एलील जो है वो सिर्फ 2 ही हैं।
या एलील को रिप्रेजेंट करने के तरीके दो ही हैं, आई और स्मॉल आई। उनकी वर्किंग के लिहाज से आई को दो हिस्सों में कन्वर्ट किया जाता है, आई ए और आई बी। ठीक है, तो आई ए और आई बी को आई बी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आई ए वाला जीन जो है वो ए एंटीजन बनाता है, एंटीजन ए। आई बी वाला जो है वो बी एंटीजन बनाता है। आई ए आई बी वाले जो जीनोटाइप है वो ए और बी दोनों एंटीजन बनाते हैं, और जो स्मॉल आई है वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाता। ये हमारी कल एक अच्छी खासी गुफ्तगू हो गई थी। लेकिन अब हम, क्योंकि अब अजान हो रही है, आखिरी बात है बेटा, एंटीजन के साथ साथ हमारे ब्लड ग्रुप में हमारे ब्लड में एक और चीज भी मौजूद होती है जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है इसका रूल क्या होता है? इट वर्क्स अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन। कोई भी एंटीबॉडी होगी वो किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट वर्किंग करेगी। स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीबॉडी वुड वर्क अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन। अब अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए हुआ ना, तो उसमें जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटी बी। अब देखिए, एंटीबॉडी आपके पास अगर एंटीजन ए है, गौर से सुनिएगा सवाल, अगर आपके पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए होनी चाहिए या बी होनी चाहिए? बी। ए क्यों नहीं? क्योंकि एंटीबॉडीज अगेंस्ट काम करती है। जी बिल्कुल, एंटीबॉडी जो है वो अगेंस्ट काम करती है, तो एंटी ए नहीं हो सकती। आंसर किसने किया है? फिर मैं लाला। जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। अब अगर एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके ब्लड में एंटीजन ए है तो एंटी ए एंटीबॉडी नहीं हो सकती। एंटी ए एंटीबॉडी अगर आपके ब्लड में हो गई तो इसका मतलब यह होगा कि वो आप ही के ब्लड के खिलाफ काम शुरू कर देगी ना। एक आपने एंटीजन रखा हुआ ए, ठीक है, आपने एंटीबॉडी भी ए रख ली तो वो तो आपके ब्लड को उड़ा के रख देगी। इसलिए अगर एंटीजन ए है तो उस ब्लड में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, बी ही होगी। ठीक है, तो इसके बाद अब बाकी टेबल बनाते हैं। जरा जल्दी से जो है वो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का चलें, नमाज पढ़ के आइए।
जी बच्चे, नेक्स्ट हम अभी तक पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप बनेगा, ब्लड ग्रुप जो है वो डिपेंड करता है एंटीजन पे, ठीक है। लेकिन जो हमारे ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होगी, जो एंटीजन के अगेंस्ट वर्किंग करती है, वो हमेशा ऑपोजिट होगी एंटीजन के। ये हमने आखिरी बात की थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एंटीजन कोई है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी बनाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो एंटीजन है उससे रिलेटेड एंटीबॉडी बना लें, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, वरना एंटीबॉडी आप ही के एंटीजन को पकड़ के और उसके बाद जो है वो उसका सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। वो प्रॉब्लम क्या होगा वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अब जरा देखिए कि अगर आपका ब्लड ग्रुप है बी, तो आपका जो एंटीजन होगा, ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप किसके जरिए डिफाइन हो रहा है, ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन के जरिए डिफाइन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्लड ग्रुप एंटीजन के जरिए डिफाइन हो रहा है तो आपका जो अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आपका एंटीजन होगा बी, लेकिन आपके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी ए, ठीक है। एंटी ए एंटीबॉडी होगी, और एंटी ए एंटीबॉडी का सीधा सीधा मतलब है कि आपके ब्लड में एंटीजन ए नहीं आ सकता। अगर आपने अपने ब्लड को एंटीजन ए दे दिया तो फिर क्या होगा, एंटीबॉडी जो ए है वो आकर उसको हंट कर लेगी। वो हंट कैसे करेगी अभी आपको बताता हूं। अच्छा जी, अब आप लोगों ने मुझे जवाब देना है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए बी, ए बी का मतलब है आपके ब्लड में एंटीजन है ए बी, तो जो एंटीबॉडी है वो कौन सी होगी। हाँ जी, एंटीबॉडी कौन सी होगी। सर एक RH एंटीबॉडीज भी होती हैं। नो नो नो, वो उसकी बात नहीं करनी फिलहाल। वो तो आर एच तो बिल्कुल डिफरेंट फैक्टर है। आर एच जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात, वो बाद की बात है जी। कोई ये बताए कि अगर आपकी बॉडी में एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए। हाँ भाई, चुप क्यों लगी हुई है बाकियों को। बेटा जो एंटीबॉडी होगी ना वो कोई भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ब्लड में एंटीजन ए बी है, आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन दोनों मौजूद हैं, तो आपके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर कोई भी एंटीबॉडी आपके ब्लड में आती है तो वो फिर जो है वो आपके इस ब्लड ग्रुप को वो करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप कौन सी रखते हैं, फर्ज करें अगर आप एंटी ए रखते हैं, एंटी ए वो भी नुकसानदेह है क्योंकि आपके पास ए एंटीजन मौजूद है। अगर आप एंटी बी रखते हैं तो वो भी नुकसानदेह है क्योंकि वो आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी मौजूद है, वो भी नुकसानदेह है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रख सकते। अच्छा जी, अगला ब्लड ग्रुप आ जाता है ओ। ओ में कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी कौन सी होगी। AB। जी, एंटीबॉडी जो है वो इसमें ए बी दोनों होंगी, एंटी ए बी एंटीबॉडी दोनों तरह की जो हैं एंटीबॉडीज वो इसमें पाई जाएंगी, क्योंकि एंटीजन कोई नहीं है, लिहाजा एंटीबॉडी जो है वो आराम से सुकून से अपना आजादाना जो है वो इसमें फिर सकती हैं। तो ये एंटीबॉडी जो है वो इसमें बी ए बी दोनों की दोनों मौजूद होंगी। सवाल ये पैदा होता है कि हाउ एन एंटीबॉडी वर्क्स, एंटीबॉडी वर्किंग किस तरह करती है। यहां पर यह समझने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप अपने ब्लड को वो एंटीजन या एंटीबॉडी क्यों नहीं दे सकते जो उसके ऑपोजिट होती है। सबसे पहले तो यहां पर यह समझिएगा कि जो एंटीबॉडी है वो वर्किंग किस तरह करती है, ताकि जब एक दफा हम उसको समझ लें तो उसके बाद फिर हमें सारा जो है वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। एक मिनट वेट कीजिएगा, वो बटन गलत प्रेस हो गया।
जी, अब इसमें देखिएगा कि जो हमारा जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। देखिए, जो एंटीबॉडी होती है ना, वो वाई शेप्ड होती है। वाई शेप्ड एंटीबॉडी होती है और उसकी जो होती हैं वो 4 चेन्स होती हैं, या आप यूँ कह लीजिए, हाँ जी, 4 चेन्स होती हैं बेसिकली। ये ऐसे, एक ऐसे है, फिर एक जो है वो ऐसे, ठीक है। ये 2 हैवी चेन्स हो गई। इन 2 के आगे जो है वो इनके ये अभी 2 पूरी नहीं हुई, 2 पूरी नहीं है, बल्कि इनके आगे इनके कुछ और यूनिट्स भी हैं। इसके डिफरेंट बनाने की लॉजिक फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि ये है। उसके बाद इनके साथ जो है वो एक एक चेन और जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे, इनके दरमियान में स्पेशल ब्रिजेस होते हैं जिसके ज़रिए ये जुड़ी हुई होती हैं। वो ब्रिजेस जो हैं वो अगर आप में से किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अभी फ़िलहाल हमारा वो कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो ये जो ब्रिजेस हैं इनके ज़रिए ये जुड़ी हुई होती है। अब ये एंटीबॉडी वर्किंग किस तरह करती है बेटा? ये एंटीबॉडी वर्किंग इस तरह से करती है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है वो ये ब्लड सेल है, ये आपका ब्लड सेल है, और ये जो ब्लड सेल है ये इसका जो है वो दरमियान का पोर्शन है। ज़ाहिर है न्यूक्लियस तो होगा नहीं, तो दरमियान में से बेंड हुआ हुआ है ना, कॉनकेव है, तो दरमियान में से बेंड हुआ हुआ है। अच्छा, इसमें अब गौर कीजिएगा, फॉर एग्जांपल ये जो है ये इसका एंटीजन है, ये इसका एंटीजन है, ये वाला। ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन का क्या जो है वो तरीका होगा? इस एंटीजन का तरीका ये होता है कि ये जो एंटीजन होता है ये पूरा का पूरा एंटीबॉडी में फिट आ जाता है। अब आप देखिए, और एक बात और भी है कि ब्लड सेल पे एक एंटीजन नहीं होता, कई कई एंटीजन होते हैं। उस दिन भी हमने बनाए थे, हमने 4 बनाए थे ना, 4 एंटीजन जो है वो हमने हर ब्लड सेल के ऊपर बनाए थे। तो ये जो ब्लड सेल्स हैं इनके ऊपर 4 एंटीजन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एंटीजन है वो इन चारों में से किसी भी जगह से पकड़ा जा सकता है। अब जरा एक लम्हे को आप ना ये एज्यूम कर लें कि ये जो मैं एंटीजन 4 बना रहा हूं, ये एंटीजन जो है ये एंटीजन बी है, ठीक है, एंटीजन बी। ये जो एंटीजन बी है इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी बी एंटीबॉडी। यानी अगर आपने एंटीजन बी को पकड़ना है तो आप किस एंटीबॉडी के जरिए पकड़ेंगे? एंटीबॉडी बी के जरिए जो है वो एंटीजन बी को पकड़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये एंटी बी एंटीबॉडी है। अब क्या होगा कि ये वाली जो एक एंटीबॉडी है ना, ये इस बी को एक तरफ से पकड़ लेगी। फॉर एग्जाम्पल, इधर से उसने एक बी को पकड़ लिया, यहां एक और सेल था जिसके ऊपर एंटीजन बी था, वो इधर से दूसरे वाले को पकड़ लेगी। अब इस एक एंटीबॉडी के काबू में कितने सेल आ गए? इस एक एंटीबॉडी के काबू में 2 सेल आ गए। एक ये सेल है और एक यहां पर एक और सेल होगा जिसके ऊपर ये वाली एंटीबॉडी लगी हुई। ये भी बी है, ये भी बी है, ये एंटीजन और ये एंटीजन बी है, ये एंटी बी एंटीबॉडी है। अब ये एक तरफ से इसको पकड़ लेगी, एक तरफ से इसको पकड़ लेगी। अब इसको आप कहते हैं क्लंपिंग। क्लंपिंग का क्या मतलब होता है कि ये, या क्लंपिंग, या इसी को एक और नाम भी देते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का क्या मतलब होता है कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या करती हैं? ये ब्लड सेल को इस तरह से जो है वो काबू कर लेती हैं कि ये क्लंप बना देते हैं, ये वो बना देते हैं, एक क्लस्टर सा बना देती हैं। एक तरफ से इसको पकड़ लिया, एक तरफ से इसको पकड़ लिया। अब और इसके बाद आपका एक पुराना कॉन्सेप्ट अगर मैं रिवाइज करूं तो आपको यह भी पता है कि जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज में से एक वक्त में कितने सेल क्लंप की सूरत में गुजर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहां पे जो है वो 4 सेल, 5, 6 सेल जो है वो यहां से गुजर रहे हैं। अब इसके अंदर से कितने सेल गुजरेंगे? बेटा याद रखिए, कैपिलरी इतना डायमीटर होता है कि कैपिलरी में से ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं ये सिर्फ लाइन बनाकर गुजर सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी क्लंप हुआ हो तो वो नहीं गुजर सकता। दोबारा सुन लीजिए, रेड ब्लड सेल सिर्फ और सिर्फ लाइन बनाकर गुजर सकते हैं कैपिलरी में, उसके अलावा नहीं गुजर सकते, और स्क्वीज होकर गुजरना पड़ता है रेड ब्लड सेल्स को। तो अगर आप क्लंप बना लेंगे तो वो रेड ब्लड सेल में से गुजरेगा? वो कभी भी नहीं गुजरेगा, ठीक है। इसकी मैं आपको जो है वो एक और मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास एक और एंटीबॉडी है, एक एंटीबॉडी है ये, ठीक है, और इसी का जो है वो दूसरा यहां पर है,
ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं जो डायग्राम कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद आपने जो है वो मेरी बात का जवाब देना होगा। ये देखिए, ये और ये हो गया, और उसके बाद यहां पर जो है वो चेन और लगी हुई है ये। अब मुझे बताइए कि अगर ये वाली जो एंटी बी एंटीबॉडी, ये भी एंटी बी है, ठीक है, ये भी एंटी बी है, ये वाली एंटी बी अगर इसको कैप्चर कर लेती है और साथ में एक और सेल को भी कैप्चर कर लेती, एक इसने इसको कैप्चर कर लिया और एक इसने इसको कैप्चर कर लिया, अब यहां पर एक सेल यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है, इसका मतलब है इन दो एंटीबॉडीज ने टोटल कितने सेल कैप्चर किए हुए हैं, मिलके 3 सेल कैप्चर किए हुए, यानी 3 सेल का क्लंप बना दिया। ये जो 3 सेल का क्लंप बनेगा ये इन कैपिलरीज में से नहीं गुजर सकेगा, जिसका रिजल्ट निकलेगा एग्लूटिनेशन। यहां आकर जो है आप यूं कह लीजिए कि द क्लंप विल बी स्टॉप्ड, द क्लंप विल बी स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ कैपिलरी। ये यहां पर स्टॉप होगा एंड देन इट विल कॉज एक मिनट कैपिलरी एंड विल कॉज द क्लॉटिंग, और जो है ये क्लॉटिंग कॉज कर देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अब इसको जो है वो अगर ये बहुत ज्यादा जो है वो आप खराब कर देते हैं, आप अगर ब्लड ग्रुप ए है, आपका अगर ब्लड ग्रुप ए है और आप ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी जो है वो एंटी बी एंटीबॉडी होगी। अगर आप ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप लगा देते हैं तो आपने ए ब्लड ग्रुप को बी एंटीजन दे दिया, आपने ए ब्लड ग्रुप को बी एंटीजन दिया। ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी थी, एंटी बी। जब आपने एंटीजन बी दे दिया तो एंटीबॉडी आकर उस बी को काबू करेगी और उस पेशेंट के अंदर क्लंपिंग हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, जिसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो वाला एंटीजन नहीं आना चाहिए, बल्कि उसके ऑपोजिट एंटीजन उसमें होना चाहिए। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास जो है वो एंटीबॉडी बी होनी चाहिए, अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होनी चाहिए, ठीक है। और ए बी है तो कोई भी नहीं, और ओ है तो दोनों, ठीक है। अब यहां से आप जो है वो डोनेशन के हवाले से ये अब आप एक जो है वो रैंडम सी थ्योरी बना सकते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या होती हैं और ये कैसे वर्किंग करती हैं। अब अगला सवाल क्रिएट होता है कि विच पर्सन कैन डोनेट द ब्लड या आप कह लीजिए कि विच ब्लड ग्रुप कैन डोनेट द ब्लड। ये स्टेटमेंट सही नहीं होगी, स्टेटमेंट को सही करते हैं। इस स्टेटमेंट को आप यूं बना लीजिए कि डोनर ब्लड ग्रुप्स, कौन किसको, डोनर एंड रेसिपिएंट, ठीक है, कौन किसको ब्लड जो है वो दे सकता है। तो आइए अब जरा देखते हैं हम कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो हम बना लेते हैं ब्लड ग्रुप, या आप इसको यूं कर लीजिए, टेबल बना लें, डोनर ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा होगा, और ये किस किस को दे सकता है, कौन कौन इसका रेसिपिएंट हो सकता है। पोटेंशियल रेसिपिएंट आप इसको कहेंगे कि इसका रेसिपिएंट कौन कौन हो सकता है, पोटेंशियल रेसिपिएंट। और उसके बाद जो है वो अब आइए जरा, अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए तो उसके रेसिपिएंट कौन कौन हो सकते हैं। पहले तो आप लोग ये खुद गैस करें, ए के रेसिपिएंट कौन कौन हो सकते हैं। ए बी क्यों, वाई ए बी, लॉजिक भी तो बताइए ना। एंटीबॉडी ए की वजह से, एंटीबॉडी ए की वजह से आप इसको जो है वो किसको डोनेट कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो है वो
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, आपने इसको आप किसको नहीं दे सकते, चलें कैन नॉट डोनेट, पहले तो ये डिफाइन करें कि ये किसको डोनेट नहीं कर सकता। कैन नॉट डोनेट टू, सबसे पहले ये किसको डोनेट नहीं कर सकता, ये डोनेट नहीं कर सकता बी को। क्या लॉजिक है, क्योंकि उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी है और आपके पास एंटीजन कौन सा है, ए, लिहाजा आप उस ब्लड को अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते जिसमें एंटी ए एंटीबॉडी हो, और आप ओ को भी डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि ओ के पास बोथ एंटीबॉडीज हैं। लिहाजा आप ओ को बिल्कुल डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एंटीजन है ए और ओ के पास दोनों एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, फिर आ जाइए आपका, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अब कौन से ब्लड ग्रुप रह गए, अब ब्लड ग्रुप रह गए रेसिपिएंट के, वो है ए को तो आप दे सकते हैं, डेफिनेट सी बात है, ए ब्लड ग्रुप ए को डोनेट कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप ए बी को भी डोनेट कर सकता है। क्या वजह है कि ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, लिहाजा आप उसको जो है वो ब्लड डोनेट आराम से कर सकते हैं, ए वाला ए बी को कर सकता है। अब आइए सेकंड, आपके पास है एंटीजन बी, तो अब आपकी डोनेशन किसके पास हो, किसकी तरफ होगी, आप बी को डोनेट कर सकते हैं, आप ए बी को डोनेट कर सकते हैं, रीजन सेम है। ठीक है, रीजन सेम है। और किन को डोनेट नहीं कर सकते बेटा, आप जो है वो ए को डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडी होगी एंटी बी, लिहाजा आप इसको बी एंटीजन डोनेट नहीं कर सकते। और वंस अगेन किसको डोनेट नहीं कर सकते, ओ को भी नहीं डोनेट कर सकते क्योंकि रीजन सेम है, इसके पास दोनों एंटीबॉडीज हैं। अब आइए नेक्स्ट, आपके पास एंटीजन दोनों है ए बी, अब आप ए बी वाले एंटीजन अगर आपके पास हैं तो आप सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकते हैं, आप ए को डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास क्या है, एंटी बी है। ठीक है, आप बी को डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास है एंटी ए। ठीक है, और आप ओ को तो बिल्कुल ही डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास बोथ हैं एंटीबॉडीज, लिहाजा आप दोनों एंटीजन इन तीनों में से किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और उसके बाद आ जाइए, आपके पास अब ब्लड ग्रुप है ओ, आपके पास ब्लड ग्रुप अगर हो ओ है तो आपके जो रेसिपिएंट होंगे वो कौन कौन होंगे बेटा, आपके रेसिपिएंट होंगे ए, आपके रेसिपिएंट होंगे बी, आपके रेसिपिएंट होगा ए बी। क्यों रेसिपिएंट, इसलिए होगा कि ओ जो है उसके पास एंटीजन कोई नहीं है, इसके पास कौन सी एंटीबॉडी है, एंटी बी, आपके पास एंटीजन तो ए का जो है वो कैरेक्टर क्या है, ए के पास तो कोई एंटीजन नहीं है ना, ए हैज नो एंटीजन। ठीक है, अगर सॉरी ओ के पास जो है वो कोई एंटीजन नहीं है, अगर एंटीजन ही नहीं है तो आप ए को दे दें, उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी है, लेकिन आपके पास एंटीजन बी तो है नहीं, तो कहां क्लंपिंग होगी। अब आइए, जो बी है, बी को आप ब्लड दे रहे हैं, बी के पास कौन से एंटीजन के अगेंस्ट है एंटीबॉडी, ए के अगेंस्ट है, आपके पास एंटीजन ना ए है ना बी है, लिहाजा आप बी को भी आराम से दे सकते हैं ब्लड। ए बी के पास तो वैसे कोई एंटीजन नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए बी के पास कोई एंटीजन नहीं है, आप उसको भी ब्लड दे सकते हैं। बी के पास एंटी ए है, आपके पास ए है नहीं, ए के पास एंटी बी है, आपके पास बी भी नहीं है, लिहाजा आप जो है वो इन तीनों को जो है वो ब्लड दे सकते हैं। कैन नॉट डोनेट वाला मामला, और ऑब्वियसली उसके अलावा जो है वो ओ तो है ही है, ओ को तो आप ब्लड दे ही सकते हैं। कैन नॉट डोनेट वाला मामला अभी मैं यहां नहीं बना रहा, इसके केस में होता है कि आप किसको डोनेट नहीं कर सकते, वो भी एक केस बनता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। लेकिन ये एक पूरा टेबल जो है वो आपको बता रहा है कि आप किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। ओ के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको एडवांस बता देता हूं, इसको जस्टिफाई कल करेंगे कि ओ जो है उसको आप वैसे तो कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, ओ को आप यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी कि ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन असल में जो यूनिवर्सल डोनर होता है ना बेटा, वो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन क्योंकि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी अभी हमने पढ़ी नहीं है, लिहाजा हम अभी इस बात को जो है वो जस्टिफाई नहीं करेंगे। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह कि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों नहीं। ठीक है, तो ये जो है वो टोटल इसकी सारी जो डोनेशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके सामने है। ठीक है जी बच्चे, कोई सवाल है तो बताइए।